माय डियर स्टूडेंट्स, सो कम टू क्लोज पैसेज नंबर 3। यहाँ पे एक चीज़ देखना कि क्लोज पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें बहुत ही जटिल स्टूडेंट्स को लगती हैं, स्टूडेंट्स को बहुत जटिल लगती हैं। दे जस्ट फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज दे हैव टू स्ट्रगल हार्ड। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग अगर इसे कायदे से करें, दिस विल आल्सो बिकम ए वेरी वेरी इजी पार्ट फॉर यू। आइए हम लोग वर्क करते हैं। पैसेज नंबर 3 को देखते हैं और हियर यू विल फाइंड 10 क्वेश्चंस। द आर्यंस अबाउट नॉर्दर्न एशिया एंड यूरोप ओवर द वाइड ग्रासलैंड। ये दिया गया बैड एज देयर नंबर्स ग्रू एंड द क्लाइमेट बिकम डायर द लैंड देयर वाज, इस तरह से कुछ दिया गया है। अगर हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ें और समझें, आपको पढ़ना होगा, अपने से समझना होगा, तो इसमें हम लोगों को थोड़ी सी बात ये समझ में आती है कि आर्यंस के बारे में बहुत बता रहा है कि आर्यंस क्या थे, कहाँ गए, कैसे आए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। ये देखिएगा, पहले दिया गया वांडर, वांडर माने भटकना, वर्क का मतलब काम करना, वंडर, वंडर का मतलब आश्चर्य करना, और वरीड का मतलब चिंतित होना। तो इसमें क्या बनेगा? द आर्यंस अबाउट नॉर्दर्न एशिया एंड यूरोप ओवर द वाइड ग्रासलैंड। तो वहाँ पे काम करना, पुराने ज़माने में कोई काम करना, ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई नौकरी करते थे। तो क्या है? आर्यंस नॉर्दर्न एशिया और यूरोप में वाइड ग्रास लैंड में भटकते थे, भटके रहते थे, इधर उधर वांडर करते। वांडर का मतलब जैसे चरवाहे की जो जीवन होता है, बंजारा का जो जीवन या भटकाव का जो जीवन होता, तो उस ज़माने में ऐसा ही होता था, तो वांडर हो जाएगा। बट एज दियर नंबर्स ग्रू, लेकिन जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ी, एंड द क्लाइमेट बिकम ड्रायर, और जैसे क्लाइमेट जो हुई वो ड्रायर हुई, सूखी हुई। इसका मतलब एंड द लैंड। अब यहाँ पे ध्यान देना है, अगर क्लाइमेट सूखी होगी, ड्रायर होगी, तो उसका नतीजा क्या करेगा? लैंड फिर क्या हो जाएगी? ज़रा इसको देखिएगा, तो लैंड जाहिर सी बात है कि क्या होगी? ग्रासफुल होगी नहीं। जब सूखी क्लाइमेट हो गई तो ग्रासफुल हो गई नहीं, ग्रीन होगी नहीं, डेड का कोई मतलब नहीं है। तो अगर सूखा होगा माहौल, तो इसका मतलब जो ज़मीन होगी वह क्या हो जाएगी? वह ग्रासलेस हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले में वांडर हो गया, दूसरे में क्या हो गया? ग्रासलेस हो गया। फिर क्या हम देखते हैं? देयर वाज, अब देखिए लैंड ग्रासलेस हो गई, तब फिर क्या हुआ? देयर वाज नॉट फूड फॉर ऑल ऑफ देम टू ईट। तो फिर इसका मतलब क्या? पुराने ज़माने में चरवाहों का जीवन था, ठीक है। लोग ये आर्यंस, जो आर्य वगैरह थे, वो गाय और इस तरह से जानवर पालते, तो उसी से इन लोगों का भरण पोषण होता था। तो जब ग्रासलेस हो गई, चूँकि क्या हो गया? ये क्लाइमेट जो थी वो ड्रायर हो गई। अगर क्लाइमेट ड्रायर हो गई तो लैंड क्या होगी? जाहिर सी बात है ग्रासलेस हो गई। अब ग्रासलेस हो गई तो पशुओं के लिए व्यवस्था नहीं रह गई, तो फिर क्या हो गया? उनके पास खाना खाने के लिए पर्याप्त क्या है? इसमें आप देखिएगा, तो यहाँ पे फुल खाने की क्या मतलब? फुल खाना कुछ नहीं होता है, एनफ होगा। क्यों एनफ होगा? पर्याप्त रूप से खाना नहीं था। प्लेंटी का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हम क्या करेंगे? खाना की जब भी बात होती है तो हमें पर्याप्त खाना चाहिए, जिससे हमारा पेट भर जाए, एक दो रोटी बच जाए वो ठीक है, लेकिन एबेंडेंट फूड की ज़रूरत या प्लेंटी फूड की ज़रूरत नहीं। तो बेहतर शब्द कौन होगा? फुल फूड कुछ होता नहीं, ग्रास वो खाएंगे नहीं, प्लेंटी फूड की ज़रूरत है नहीं। इसका मतलब कितना है? उनके पास पर्याप्त खाना नहीं बचा कि वो लोग सभी लोग खा सकें। तब फिर क्या हुआ? दे वर टू ईट, टू ईट 14वां में आप देखिएगा, टू ईट। इसके बाद क्या करें? सो बिकॉज एज येट। तो इसमें आप अगर देखेंगे, दे वर फोर्स टू मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ। तो इसका मतलब जब खाना पर्याप्त रूप से नहीं उनके पास रह गया, इसलिए का भाव आएगा, इसलिए वो मजबूर हो गए कि वो दुनिया के अन्य हिस्सों में जाएं। तो यहाँ पे सो का हम प्रयोग करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सो दे वर फोर्स्ड, सो होगा, चूँकि बिकॉज माने क्योंकि होता है, एज माने चूँकि होता है, यट माने तो भी और फिर भी होता है। तो न तो एज होगा, न तो यट होगा, न तो बिकॉज होगा। किसका प्रयोग होगा? सो का प्रयोग होगा, इसलिए वो बाध्य हुए। अब आप फिर से देखिए आगे, आगे देखिएगा, टू मूव अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ।
एकदम आसानी से आप देखिए समझ में आ जाएगा कि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं रह गया। अगर खाने के लिए पर्याप्त नहीं रहा तो वो मजबूर हो गए दुनिया के अन्य हिस्सों में जाने के लिए। अगर अन्य हिस्सों में गए तो किसकी वजह से मजबूर हुए थे? खाने की वजह से मजबूर हुए थे। तो किसकी खोज में गए होंगे? तो जाहिर सी बात अगर हम लोग ना भी देखें ऑप्शन तब भी हमको पता है इन सर्च ऑफ 15 फिलहाल देख लीजिएगा। रिचेस की जरूरत नहीं, शेल्टर की जरूरत नहीं, मनी की जरूरत नहीं, क्योंकि फूड की वजह से वो परेशान हुए थे, इसलिए फूड की तलाश में। ध्यान ये देना है, इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, कई बार ऑप्शंस में कई ऑप्शंस, जैसे आप कर रहे थे सिडनी में आपने किया तो आप देख रहे थे दो दो कई बार सही होता है, कई बार इसमें जो ब्लैंक है इसमें दो दो तीन तीन भी सही हो सकता है। लेकिन सही और गलत की बात हम नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर दैट यू हैव टू टिक देयर। तो चूंकि भोजन की तलाश में, भोजन की वजह से वो बाध्य हुए थे, तो भोजन की तलाश में ही वो अन्य पार्ट्स में गए। तो यहाँ पे आपने किसका प्रयोग किया? फूड का प्रयोग किया। पुनः आप देखिएगा इन सर्च ऑफ फूड दे स्प्रेड आउट ऑल ओवर यूरोप एंड टू इंडिया। अब यहाँ पे जरा सा देखना है और थोड़ा सा मेरा मतभेद है। कुछ लोग इसको लिखाते हैं वेंट होगा, कुछ लोग, चूँकि आप हम भारत में रह रहे हैं, अगर अमेरिकन बोले तो वो कहेंगे भारत गए, लेकिन अगर हम भारत में हैं तो हम क्या कहेंगे? भारत आए। तो चूँकि इंडिया शब्द दिया गया है तो इंडिया शब्द की वजह से यहाँ पे केम का प्रयोग होना चाहिए, वेंट की अपेक्षा यहाँ पे केम बेहतर होगा। तो आप यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? गौर करिएगा, दे केम, ध्यान लीजिए भूतकाल की बात हो रही है तो दे केम टू इंडिया, इसलिए वो भारतवर्ष आए, मेसोपोटामिया, और यहाँ पर आए। आगे देखिएगा, आल्दो दे डिफर सो मच, फिर ये देख रहे हैं दे डिफर सो मच। अब अगर हम डिफ़र की बात करते हैं तो डिफ़र के बाद यहाँ पे ब्लैंक आया हुआ है, तो डिफ़र के बाद आप देखिएगा तो डिफ़र के बाद क्या यहाँ पे दिया गया है? डिफ़र के बाद फ्रॉम का प्रयोग होगा। तो जो कि डिफ़र के बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है, प्रेपोजिशन से रिलेटेड ये वर्ड है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का। दे डिफ़र फ्रॉम ईच अदर सो मच, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा किसका प्रयोग कर दिया आपने? दे डिफ़र सो मच फ्रॉम ईच अदर, वे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। नाउ आर रियली डिसेंडेंट्स ऑफ, हालांकि वो एक दूसरे से, आल्दो दिया गया, आल्दो को माने यद्यपि, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भिन्न है। आर रियली डिसेंडेंट्स फ्रॉम द सेम, लेकिन ये कह रहे हैं कि वे संतान हैं। अगर संतान है तो जाहिर सी बात है, अगर संतान होगा तो किसकी होगा? वो पूर्वजों की होगा, ठीक है। डिसेंडेंट्स मतलब संतति बोला जाता है, तो अगर हम संतति हैं तो हमारे पूर्वज होंगे, अगर हम किसी बेटे हैं तो हमारे माता पिता होंगे, अगर हम शिष्य हैं तो हमारे गुरु होंगे, अगर कोई पति है तो उसकी पत्नी होगी। तो अगर डिसेंडेंट्स हैं तो डिसेंडेंट्स अगर हैं तो इसका मतलब क्या होगा? जाहिर सी बात है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन में आप आइएगा तो आपको मिलेगा कि फ्रॉम द सेम, यहाँ पे देखिए एंसेस्टर्स, बिल्कुल पूर्वजों की हम लोग, ये लोग संतति हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात हम करते हैं और इसको आप देखिएगा फ्रॉम द सेम एंसेस्टर्स द आर्यंस। पुनः ध्यान रखिएगा, ये लोग अलग अलग तो हैं, एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक ही, ध्यान दीजिए, एंसेस्टर्स, एक ही पूर्वज की संतान है। और कौन पूर्वज है? वो आर्यंस है। ऑफ कोर्स दिस वाज वेरी लॉन्ग, तो अगर आप देखिएगा वेरी लॉन्ग, तो अगर हम ये देखेंगे वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग वेट का मतलब नहीं होगा। दिस वाज वेरी लॉन्ग एगो, ये भाव होता है, इसका मतलब ये बहुत पहले की बात है। तो वेरी लॉन्ग पीरियड यहाँ पे बनेगा नहीं, अवधि, बहुत लंबी अवधि, यहाँ पे उसका कोई भाव नहीं है। वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय, वेरी लॉन्ग वेट, बहुत लंबा इंतजार, ये नहीं बनेगा। इट वॉज लॉन्ग एगो, बहुत पहले की बात है। तो यहाँ पर जो आप सेंटेंस देख रहे हैं इसको देखिएगा, दिस वाज वेरी लॉन्ग एगो, ये बहुत पहले की बात है। अगर हम लॉन्ग पीरियड बोलें तो बहुत लंबी अवधि, कोई मतलब ही नहीं निकलता। लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय, अवधि नहीं, मतलब नहीं निकलता। लेकिन दिस वाज वेरी लॉन्ग एगो, बहुत पहले की बात है। एंड सिंस देन मच हैज हैपेंड, और तब से बहुत कुछ हो चुका है। एंड रेसेज हैव गॉट मिक्सड अप टू ए लार्ज एक्सटेंट, और जो रेसेस थी, प्रजातियाँ थी, वो बहुत हद तक
एक दूसरे से मिक्सअप हो सकी है। द आर्यंस आर देयर फॉर वन ग्रेट एंसेस्ट्रल। अब यहाँ पे ज़रा देखेंगे, यहाँ पे जो दिया गया है इसलिए में आपको ये ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए जरा। सो माने इसलिए, देयर फॉर माने इसलिए, सिंस माने चूंकि, बट का मतलब लेकिन। जरा अब इसको ध्यान रखते हुए आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, द आर्यंस आर, बट सिंस कुछ मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन हो गया, सिंस का मतलब चूंकि हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है, द आर्यंस आर देयर फॉर वन ग्रेट एंसेस्ट्रल रेस ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड टुडे। जो दुनिया के लोग हैं उनके लिए आज आर्यंस जो हैं वह एक महान एंसेस्ट्रल रेस है। इसका मतलब क्या है, महान पूर्वजों की रेस है, प्रजाति है, ये ध्यान रखिएगा। अब देयर फोर की जगह पे सो क्यों नहीं हो सकता है, गौर करेंगे। सो दोनों इसलिए के अर्थ में सो और देयर फोर ये दोनों जो होते हैं वो पहली बात तो कंजंक्शन होते हैं, दूसरा इसलिए के अर्थ में देयर फोर एक एडवर्ब भी होता है। अब एडवर्ब आप उसे कॉन्सिक्वेंस हम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एडवर्ब आप रीजन, एडवर्ब आप कॉन्सिक्वेंस, जो भी आप बोल लें इसे। तो यहाँ पे जब हम सेंस लेते हैं तो देयर फोर का प्रयोग और सो का प्रयोग अगर दो के बीच में होगा, ज़रा मैं इस तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पे आप थोड़ा सा आएँ और वर्क करें मेरे साथ। क्या मैं कहना चाहता हूँ ज़रा देखिएगा। अगर हम ये बोलते हैं आई एम योर टीचर, गौर करिएगा, अगर हम ये बोलें आई एम योर टीचर, आई एम योर टीचर, सो या देयरफॉर दोनों सही है। सो देयरफॉर कुछ भी लिख सकते हैं, सो लिखिए चाहे देयरफॉर लिखिए। यू मस्ट रेस्पेक्ट मी। तो जब दो क्लासेस को आप जोड़ेंगे, दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, तो वहाँ पे सो और देयरफॉर में से किसी का भी प्रयोग हो सकता है। लेकिन अगर एक ही क्लास में आपको इसलिए का भाव लिखना है तो वहाँ पे देयरफॉर का प्रयोग होता है, सो का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू टीच मी, इसलिए आपसे निवेदन किया जाता है कि आप मुझे पढ़ाएं, तो वहाँ पे सो का प्रयोग नहीं होगा। तो सो के लिए ज़रूरी है कि दो क्लासेस के बीच में सो का लिखा जाए, नहीं तो सो का प्रयोग इसलिए के सेंस में नहीं होगा। और लास्ट सेंटेंस में इसलिए आज जो ये आर्यंस की बात हम कर रहे हैं, आर्यंस एक ग्रेट एंसेस्ट्रल रेस है, इसलिए यहाँ पर हमने देयरफॉर का प्रयोग किया। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत विधिवत आप समझ रहे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।